और सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के लिए रवाना हुए हैं। देहरादून से जोशीमठ के लिए वो रवाना हुए हैं और जोशीमठ में ही सीएम रात्रि विश्राम करेंगे, यानी रात को यहीं पर रुकेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जोशीमठ के हालात को देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे थे और उन्होंने जमीनी हालात को भी देखा था, हवाई सर्वेक्षण भी किया और जोशीमठ वो पहुंच चुके हैं और रात्रि विश्राम यहीं पे करेंगे। 2 दिन पहले भी वो जोशीमठ आए थे, यहां के हालात की समीक्षा की थी और जो उनके कार्यक्रम थे उनको रद्द करके वो जोशीमठ के लिए रवाना हुए, यानी वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे हैं और जोशीमठ के हालात का उन्होंने जायजा भी लिया और रात को जोशीमठ में ही वो रुकेंगे। इससे पहले भी उन्होंने जोशीमठ के हालात को देखा था, क्योंकि यहां पे कई मकानों में, दुकानों में, होटल्स में, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ घर गिरने के कगार पे हैं, कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लोगों के बीच खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि सरकार आपके साथ है। इससे पहले भी उन्होंने यहां का जायजा लिया था, हवाई सर्वेक्षण भी किया था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं और जोशीमठ के हालात का उन्होंने जायजा लिया और जोशीमठ में ही रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि यहां पे चिंताजनक हालात बने हुए हैं। कई घरों में दरारें हैं, कई घर गिरने की कगार पे हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और मुख्यमंत्री की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी भी उन लोगों के बीच हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि सरकार आपके साथ है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में जिस प्रकार से लोगों में कुछ मुआवजे को लेकर चिंता थी और नाराजगी थी, इस सर्वे किए बिना उनका भवन आज तोड़े जा रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री अपने सारे रूटीन के काम को छोड़ते हुए, अपने सारे शासकीय काम को छोड़ते हुए सीधे जोशीमठ आम जन के बीच पहुंचे हैं। तो एक सीधे तौर पर बड़ा संदेश है कि 3 दिनों के भीतर दूसरी बार मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे हैं और विस्थापन को लेकर जो लोगों में एक चिंता है, आशंका है, उसको दूर करने के साथ ही वो अफसरशाही को भी निर्देश दे रहे हैं कि आम जन के हितों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। अभी अगर जोशीमठ की बात करें, चूंकि वो रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे, किस तरह के हालात वहां पे सुदीप बने हुए हैं? देखिए जोशीमठ के जो 4 वार्ड हैं वो डेंजर जोन बता दिए गए हैं, यानी उन 4 वार्ड में जो भी परिवार है, इनको अभी तक करीब 80 परिवार शिफ्ट कर दिए गए हैं और 700 से अधिक भवनों में दरार आई है। तो ये मान के चलिए कि करीब 4000 लोगों के विस्थापन से अधिक का विस्थापन होना है। तो रात्रि विश्राम करने के साथ ही मुख्यमंत्री एक एक चीज का जायजा लेंगे और क्या लोगों की चिंता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब राज्य का मुखिया खुद आमजन के बीच होता है तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव संदेश जाता है, लोगों में उत्साह का भी सर्जन होता है कि उनका मुख्यमंत्री उनके बीच है और मुख्यमंत्री इन सारी चीजों को देखते हुए सीधे इसीलिए आमजन के बीच पहुंचे हैं। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोशीमठ की जानकारी ली और जेपी नड्डा ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात की और जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और जो लोग प्रभावित हैं उनके साथ मानवतावादी व्यवहार हो, यह भी जेपी नड्डा ने कहा। किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी तय करे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत काम में जुटने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार आपके साथ है, जनहानि ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया गया कि वो राहत बचाव कार्य में जुटें। सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से भी बात की, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की, क्या कुछ वार्तालाप हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत हुई है। जोशीमठ में जो हालात हैं उनको देखते हुए किसी भी प्रकार से कोई कमी न रहने पाए,
और यदि कोई असिस्टेंस, कोई मदद चाहिए भारत सरकार से, तो उसके लिए भी एक उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री को कि चिंतित न हो, हर प्रकार की मदद के लिए भारत सरकार तत्पर है, राज्य सरकार के साथ है। और अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री से ली। अब कार्यकर्ताओं को भी आह्वान किया गया कि वो भी यहाँ पे राहत में जुटे, किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे किसी को ना हो। जी बिल्कुल, ये भी निर्देश दिए गए। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 14 सदस्यीय कमेटी भी जोशीमठ पहुंच चुकी है, जो लोगों से बातचीत कर रही है, उनके बीच घूम रही है और प्रभावितों को हर मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोशीमठ के हालात को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष से बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जनहानि ना हो और सरकार आपके साथ है, हर जरूरी कदम उठाया जाए। और देहरादून में आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ के हालात के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जेपी कॉलोनी में हो रहा पानी का रिसाव काफी हद तक कम हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जोशीमठ भूधसाव की जद में आए प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए 2 समितियों का गठन किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कुछ आउटपुट आएगा। अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं, जो रिलीफ के कारण, जो वहाँ डेंजर उसके कारण लोगों को हटाए गए हैं, उसकी परिवारों की संख्या 145 है और जिसमें कि कुल अगर परिवार सदस्यों को मिलाते तो 499 लोग हैं। जो अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं जोशीमठ में, कुल कक्ष है 344, क्षमता है 1425 लोगों की, जो राहत शिविर के लिए चिन्हित किया गया जगह। उसी प्रकार पीपल कोटी में है 491 और क्षमता है उसकी 2205। जो प्रभावितों को राहत राशि वितरित की गई है अभी 5,000 रुपये प्रति परिवार, जो कि घरेलू सामग्री खरीदने के लिए दिया गया है। उसमें से कुल 73 परिवारों को दिया गया है और 365 जो और जोशीमठ संकट को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र की कई एजेंसियां जोशीमठ में आई आपदा की जांच कर रही हैं और अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जोशीमठ में दरार के बाद कई घरों को तोड़ा जाना है, इनमें कुछ होटल भी शामिल हैं। असुरक्षित भवनों में अभी सिर्फ 2 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन सबकी बात सुन रहा है। पुनर्वास पैकेज तय करते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर लोगों से बात की जा रही है। जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया, ये 723 जिसमें क्रैक्स है। तो ये पूरे 723 पे कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए, हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है। कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाए और फिर उसके बाद सरकार में तत्काल केवल 2 होटल का क्योंकि ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूँगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। डिसमेंटलिंग करना, मैं डेमोलिशन शब्द का यूज नहीं करूँगा, डिसमेंटलिंग करने का भी है। इस पर अभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे और उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को लेकर के उनकी सारी बातें सुनी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार जो है उनकी मंशा के अनुरूप रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को जल्दी तय करेगी। और आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का एक अंतरिम सहायता, ये फाइनल नहीं है, अंतरिम सहायता का अप्रूवल दे चुके हैं और जी वो पहुँचने वाला होगा। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज़्यादा दूर ना जाए, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी ऐसे न्यू जोशीमठ बनाया जाए, बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है और कुछ लोगों का मांग है 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दी जाए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाना है जाएंगे।
और जो होटलियर्स हैं ये और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि वो अपने 1 महीने का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे और राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है। सीएम ने यह भी कहा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे ताकि जोशीमठ के जो प्रभावित हैं उनकी मदद की जा सके। इससे पहले भी उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। वो खुद आज जोशीमठ पहुंचे हैं और यहाँ के जमीनी हालात का जायजा भी उन्होंने लिया, क्योंकि कई घरों में, दुकानों में, मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लोग यहाँ पे चिंतित हैं, डरे हुए हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं, कई लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कई घर गिरने की कगार पर हैं और कई घरों को गिराने की तैयारी है ताकि वहां पे नुकसान ना हो। और देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रायपुर के सरखेल पहुंचे। उन्होंने हाल ही में आई दैवीय आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कृषि विभाग और अन्य विभागों के साथ अधिकारी यहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विभाग अपना काम कर रहा है, हालांकि कुछ विभागों से मंत्री नाराज भी दिखे। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने दैवीय आपदा में हुए लोगों के नुकसान की भी जानकारी ली और कुछ लोगों को राहत भी पहुंचाई, उनकी आर्थिक मदद की। इस माह में भीषण आपदा से ये मेन मुद्दा है सर। यहाँ काफी नुकसान हुआ था। बिजली, पानी, सड़क, सारी स्थिति भयावह हो गई थी। आज मैंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है और मैं उससे संतुष्ट हूँ कि यहाँ एक आध विभाग को छोड़कर सबने संतोषजनक काम किया। जो प्रभावित लोग हैं उनको हम अन्यत्र स्थापित कर रहे हैं और जहां पर दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों ने कहा जैसे एक छमरुली की थे और ये हम उसका फिर दोबारा इसका परीक्षण करा रहे हैं। इस माह में भीषण आपदा से ये मेन मुद्दा है सर। यहाँ काफी नुकसान हुआ था। बिजली और देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन रख के विरोध किया। बता दें कि जोशीमठ में तोड़े जा रहे भवनों का वन टाइम सेटलमेंट की मांग को लेकर मौन उपवास किया गया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बिना मुआवजा दिए और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए राज्य सरकार ने जोशीमठ में भवन तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो सरकार का गलत फैसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने हरीश रावत से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। रावत जी 1 घंटे के मौन उपवास पे थे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ये हरीश रावत जी से जानते हैं। सर, आज 1 घंटे के उपवास पे आप बैठे थे। जोशीमठ में जो दैवीय आपदा आई है और दैवीय आपदा से जो घर इत्यादि धंस रहे हैं उनको बिना मुआवजा दिए जो तोड़ने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनकी बातें सुनी नहीं जा रही, मैं वजह का कोई सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है, उसके विरोध में हमने ये उपवास किया और कल से हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, क्या कुछ हमने उनको 7 सूत्री ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उस पर वो सकारात्मक कदम उठाएंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी अगर कांग्रेस कल के बाद जो है डायरेक्ट एक्शन करेगी, हम सीधे सड़कों पर उतरेंगे। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने सहयोगी संदीप के साथ मैं शाहबाद हुसैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और अंकित हत्याकांड से जुड़ा मामला जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्या का नार्को टेस्ट होगा और नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट उसका किया जाएगा। पुलकित आर्या की शर्तों के अनुरूप ये टेस्ट होगा और सौरभ और अंकित ने नहीं दी नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करने की सहमति। बिना सहमति के आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं होगा। और मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद 45 युवा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इसमें उत्तराखंड के 4 युवा भी अधिकारी बने हैं और इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान
युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। समारोह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैन डिस्प्ले कराते हैं और पीटी के प्रदर्शन के साथ संपन्न ये हुआ। काफ़ी लंबा एक प्रोसेस था, एक साल की हमारी ट्रेनिंग थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारे जो ट्रेनर्स थे, जो भी उस्ताद थे, जो ऑफिसर्स थे। ATP का जैसे आप लोग जानते हैं, आज हमारा पासिंग आउट परेड था। ये हमारा असिस्टेंट कमांड जनरल ड्यूटी कोर्स जो होता है, उसमें उसके 22 अधिकारी थे पास आउट हुए हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी भी थे। Moment for me. We have been training for last 7 months here, and finally this dream came true. My parents are here, my family is here, so everyone is pretty proud of me. ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है इसकी, लेकिन मतलब शुरू में तो बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन ओवर द टाइम मतलब हार्ड वर्क से और मतलब अच्छा हो गया। मतलब सब चीज़ मतलब एडजस्ट हो गई इस ट्रेनिंग में, इस माहौल में। बच्चा अफसर निकला है, इनके कर्मों से, अपने कठिन परिश्रम से आज इस मंजिल पर पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा एक और जोशीमठ में भू धसाव को लेकर अब एक्सपर्ट एजेंसियों ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। दरारों के पीछे अलग अलग वजहों को कारण भी माना जा रहा है। इसका रुख करें, लेकिन उससे पहले जोशीमठ का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी आज चूंकि जोशीमठ एक बार फिर पहुंचे हैं और यहां पे उन्होंने जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। तो जोशीमठ में भू धसाव को लेकर अब एक्सपर्ट एजेंसियों ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। दरारों के पीछे अलग अलग वजहों को कारण माना जा रहा है और वहीं वाटर ड्रेनेज की सही व्यवस्था ना होना भी एक अहम वजह मानी जा रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट, जो कि हिमालय राज्यों में कई रिसर्च करता है, उसकी 3 टीमों ने जोशीमठ में पड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई ने न्यूज़ 1 इंडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर कई एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं। इन सब में एक महत्वपूर्ण एजेंसी वाडिया भी है। वाडिया की 3 अलग अलग टीमें जोशीमठ में हुए भू धसाव के अलग अलग वजहों को जानने में जुटी हुई हैं और वो एक अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट तैयार करेंगी। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई जी हैं। डॉक्टर साहब, जो जोशीमठ में आपकी एक्सपर्ट टीमें गई हैं, वो किस प्रकार से इसके कारणों को जानने की कोशिश कर रही हैं और अभी तक शुरुआती चरण में, हालांकि रिपोर्ट नहीं आई, आपको क्या वजह लगती है ये भू धसाव जो इस प्रकार से इतने विकराल रूप को ले रहा है, बहुत बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और गिरने का भय है? देखिए, अभी जो संकट पैदा हुआ है, ये तो हम लोग का स्टडी आज ये भी चल रहा है, इसका पहले भी स्टडी होकर के रिपोर्ट भी छपा गया है। क्या बहुत पहले का भी रिपोर्ट है, 1976 का मिश्र कमेटी रिपोर्ट से भी बहुत तरह चीज़ कहा गया था जोशीमठ का बारे में। तो पहले अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो देखते हैं, इस रिपोर्ट में ये कहा गया था 1986 में एक जो रिपोर्ट था एटकिंस का हिमालयन गेजेटियर में, उसमें भी ये कहा गया था जो सिटी डेवलप हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, वो पर्टिकुलरली एक लूज मटेरियल जिसको हम लोग मोरेन कहते हैं, डिब्री करता है, वो एक अर्थक्वेक ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड एज वेल एज ग्लेशियर रिट्रीट होने के वजह से जो लूज मटेरियल को छोड़ के गया था उसी के ऊपर विस्तार हो रहा था। लेकिन उस टाइम में इतना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं था, बट वो रिपोर्ट में शुरू से ही क्वेश्चन दिया गया था, सिंस इसका फाउंडेशन एंड इसके जो बेसमेंट जिसके ऊपर पूरा सिटी एक्सपैंड हो रहा है उतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पर लिमिटेड एक्सपेंशन और हेवी लोड कंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से इस सिटी का बाद में कुछ आपदा फेस हो सकता है। अभी हम लोगों को अगर पता चले उस रीजन में जनवरी एंड में और फरवरी में कभी किसी वक्त कितना मिलीमीटर बारिश होने का संभावना है, वो जो क्रैक डेवलप हुआ है, वो क्रैक के अंदर जब पानी घुस जाता है, पानी भी अभी दूसरा डिफरेंट सोर्स से आ रहा है, तो उस प्लेन ऑफ वीकनेस डेवलप करता है एंड स्लोप डाउन द स्लोप ऑफ जोशीमठ जितना सारी हाउसेस, रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट लॉज कंस्ट्रक्शंस हुआ है, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा लैंडस्लाइड होने का संभावना है। एंड इसलिए हम लोग स्टडी ये कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है, जो अगल बगल जो
जोशीमठ के निकट जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे धौली गंगा हो या विष्णु घाट के निकट का जो इलाका हो, उससे भी ये क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहा है। इस बात में साइंटिफिकली हम समझना चाहेंगे, इस बात में कितना दम है या इसकी संभावना हो सकती है? देखिए, हम लोग जब बातें कर रहे हैं, जोशीमठ इज लाइंग इन टू वल्नरेबल जोन, वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स बिकॉज ऑफ द स्लोप, एस्पेरिटी, कर्वेचर, उसका रॉक स्ट्रेंथ एज वेल एज स्ट्रक्चर्स, एंड नज़दीक से हमारा बहुत बड़ा एक जियोलॉजिकल फॉल्ट भी है। तो ये जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स है। देन इफ यू लुक इनटू कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, उससे भी हम देख रहे हैं वहाँ का रॉक इतना डिफॉर्म है, वहाँ का स्ट्रेन अकुमुलेटेड एनर्जी इतना ज़्यादा है। अगर हम लोग हिमालय का जो सेंसिटिव और जो हम लोग बोलते हैं फ्रेजाइल इन्वायरमेंट हुआ है, तो उसके अगर साइंटिफिक वे में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हम करेंगे, उसके पहले एक तो असेसमेंट होता ही है, जहाँ पर आपने बता रहा है जो टनल हो रहा है और रोड भी हो रहा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको कितना चौड़ा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, टनल भी कितना डेप्थ में होना चाहिए, किस तरह से टनल को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इधर भी जब हमको मालूम है जो हिमालय फ्रेजिलिटी है, हिमालयन इन्वायरमेंट है, को थोड़ा सा हम लोग को प्रिजर्वेशन करना, इकोसिस्टम को कंजर्वेशन करना है। जब सिटी प्लान होगा, जब टाउन प्लान होगा इन स्लोप रीजियन, इन हिमालयन रीजियन एंड पर्टिकुलरली इन द टेक्टोनिकली एक्टिव रीजियन, तब हम लोगों को एकदम साइंटिफिक वे में जो CBRI आजकल कर रहा है, उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होना चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए, उसका रेट्रो फिटिंग अगर कर सकते हैं तो कैसे करना चाहिए। बहुत तरह चीज़ को अगर ध्यान में हम लोग रख करके शुरू से प्लानिंग करें, ये एंड ड्रेनेज सिस्टम को भी ध्यान में रखें, तब इस सब चीज़ को पैदा होने का संभावना नहीं होगा। तो ये थे निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कालाचंद साईं जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिमालय संवेदनशील होने के साथ ही इस बात की ओर भी इशारा करता है कि यहाँ निर्माण होते वक्त भूगर्भ की परिस्थितियों को और स्थानीय हालात व जलवायु परिवर्तन जैसी सभी चीज़ों को देखकर ही निर्माण करने की आवश्यकता है और लोग परेशान ना हो। एक्सपर्ट टीमें काम कर रही हैं, लेकिन जोशीमठ का ये जो नज़ारा है ये बताता है कि अब भविष्य में बड़े निर्माणों को लेकर लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और यहां पहुंच के उन्होंने हालात का जायजा लिया। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कमेटी बना दी है, जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत, ये अंतिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप अचानक सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है रात को, क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से ही सोच रहा था, आज चूँकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूँकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, चूँकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूँकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे, और जो तेज़ गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं, उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे,
उसको धीमा करेंगे। सर ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी भी नहीं है, ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीज़ें यहीं पर। जी निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है, और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है, और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करेंगे। गुस्सा है उसको शांत कैसे करेंगे? उसको नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं, और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, अपडेट लिए उन्होंने? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहे हैं। के हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ है, हर संभव कदम उठाया जा रहा है, और ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने यहां की जमीनी हालात का जायजा लिया था।